हमारे इस चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण। पहले चरण को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। 1895 से लेके 1915 तक के बीच की जो घटनाएं होती हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां, उनको पहले चरण के रूप में जाना जाता है। और दूसरा चरण शुरू होता है असहयोग आंदोलन से की समाप्ति के बाद का। तो दोस्तों, जो दूसरा चरण जो आया क्रांतिकारी गतिविधियों का, उसके पीछे के कारण क्या थे, पृष्ठभूमि क्या थे, बैकग्राउंड क्या था, वो जानना बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो पहला चरण चला था क्रांतिकारी गतिविधियों का, उसमें एक प्रमुख पार्टी थी या संगठन जो था, अनुशीलन समिति युगांतर पार्टी थी। उसके बाद गदर पार्टी थी। फिर कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था, उसके अंतर्गत कई क्रांतिकारी नेता भागकर पंजाब आए थे और देश के अलग अलग हिस्सों में वो गए थे। जब कामागाटा मारू प्रकरण हुआ तो जहाज को कनाडा से सीधे कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे भेजा गया था। तो वहाँ पे झड़प होती है पुलिस कर्मियों के साथ में। करीब 20 क्रांतिकारी मारे जाते हैं, 200 गिरफ्तार किए जाते हैं और कई भागकर अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं देश के, जिसमें अधिकतर लोग पंजाब में जाते हैं। उसमें से एक प्रमुख नेता होते हैं भाई परमानंद। उनको मृत्युदंड की सजा मिल चुकी होती है, लेकिन सीएफ एंड्रयूज के प्रयास से उनके मृत्युदंड को पहले काला पानी में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में उनकी सजा को माफ कर दिया जाता है। तो भाई परमानंद और गेंदालाल दीक्षित और इसी तरीके के कई क्रांतिकारी थे जो कि अंडरग्राउंड रहकर, भूमिगत होकर नौजवानों के बीच में क्रांति की भावना को जगा रहे थे और साथ में युवाओं को वो प्रेरित कर रहे थे। प्रेरित किस चीज के लिए? तो देश के लिए मर मिटने के लिए, जान देने के लिए, कि अगर बलिदान देने की बात हो, त्याग करने की बात हो, तो इसमें युवाओं पीछे ना हटे, देश प्रेम की भावना जगा रहे थे। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी लोगों का एक वर्ग ऐसा जरूर तैयार हो रहा था भारत में, जो इस बात को मानता था कि अंग्रेजों को भारत से बिना क्रांतिकारी गतिविधि के नहीं भगाया जा सकता है। उन्हें यहाँ से हटाने के लिए, भगाने के लिए हिंसक कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, हिंसक आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो एक ऐसा वर्ग तैयार था। परंतु महात्मा गांधी का जब भारत के राजनीतिक परिदृश्य में उदय होता है तो चीजें बदलती हैं। चीजें इस तरीके से बदलती है कि महात्मा गांधी का आभा मंडल उस समय इतना बड़ा हो चुका था और उन्होंने कई सफल आंदोलन भी चलाए थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदा मिल मजदूर का आंदोलन था। तो इस प्रकार से कई उन्होंने आंदोलन चलाए थे। असहयोग आंदोलन उसके बाद उन्होंने शुरू किया। उन्होंने बहिष्कार किया, उन्होंने आह्वान किया लोगों का कि छात्र स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेज छोड़ दें, नौकरी करने वाले अपनी नौकरी छोड़ दें। तो इस प्रकार से उनके आह्वान पे कई नौजवानों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, अपनी नौकरी छोड़ दी और वो उनके साथ आंदोलन में शरीक हो जाते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है। उसके बाद महात्मा गांधी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तर्क होता है कि हम हिंसक गतिविधि अगर होगी तो हम आंदोलन को वापस कर लेंगे। लेकिन नौजवानों का तर्क ये था कि महात्मा गांधी सिर्फ हमारे ही हिंसक गतिविधियों को क्यों देखते हैं? अंग्रेज लोग जो हमारे साथ क्रूरता कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, छोटी सी गलती पर बड़ी सजा दी जाती है। फांसी की सजा आम हो चुकी थी, काले पानी की सजा आम हो चुकी थी, जेलों में भेजना आम बात थी, सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाना आम बात थी। तो इन सब चीजों की आलोचना महात्मा गांधी क्यों नहीं करते हैं? तो एक ऐसा नौजवान वर्ग था जो कि गांधी जी के रास्ते को स्वीकार नहीं करता था। दूसरी बात यह भी थी कि जब महात्मा गांधी ने
आंदोलन खत्म किया तो 1922 की ये बात थी। 1.5 साल तक भारतीयों ने एक तरीके से असहयोग आंदोलन में शामिल होकर देख लिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि 1 साल अगर आंदोलन चलाया जाए तो अंग्रेजी सत्ता यहाँ से खत्म हो जाएगी, लेकिन वो चीजें होती नहीं है, तो लोगों में एक निराशा का भाव आता है। फिर असहयोग आंदोलन अगर जो वापिस लिया गया, महात्मा गांधी को भी जेल भेज दिया गया 1922 में 6 साल के लिए। हालांकि वो 1924 में जेल से बाहर आ जाते हैं, स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी अपनी राजनीति से कह ले तो ये अपने आप को दूर कर लेते हैं और वो सिर्फ रचनात्मक कार्यों तक सीमित हो जाते हैं। तो भारत की उस समय जो स्थिति थी कि राजनीतिक माहौल बिल्कुल शांत था, कहीं कोई आंदोलन नहीं, धरना नहीं, जुलूस नहीं, प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो युवा वर्ग, अच्छा दूसरी बात क्या थी कि जो बड़े जो नेता लोग थे उन्होंने अपना एक संवैधानिक रास्ता भी अख्तियार कर लिया, जैसे कि स्वराज पार्टी ने संवैधानिक तरीके से वो अंग्रेजों का विरोध करते हैं। तो दूसरा जो एक वर्ग तैयार होता है वो क्रांतिकारी तरीके से अंग्रेजों को भारत से भगाने की कोशिश करता है और इसी में कुछ संगठन बनते हैं। वो संगठन कौन कौन से होते हैं? तो 2 महत्वपूर्ण संगठन हैं, कुछ कांड हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला संगठन जो बनता है उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में यूपी के कानपुर में की गई। इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। अन्य जो इससे जुड़े हुए प्रमुख सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, जितने आपको नाम याद आते हो वो सारे इस संगठन से जुड़े हुए थे। इनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य 2 थे। एक तो जो अपने नेता जो जिस तरीके से लड़ाई जो कर रहे थे, स्वाधीनता का संग्राम का संघर्ष वो कर रहे थे, उस तरीके पे उनका विश्वास नहीं था। तो उनका जो तरीका होता है वो क्या होता है कि आम लोगों के बीच में वो गांधीवादी नीतियों के खोखलापन को उजागर करते हैं कि गांधी जी का ये प्रयास जो है सो निरर्थक प्रयास है, हमें इस रास्ते से हिंसक तरीके से बलिदान करके जो है अपना त्याग करके अंग्रेजों को भगाना होगा। तो उद्देश्य इनका क्या होता है? उद्देश्य होता है समाजवादी संघीय गणराज्य की स्थापना करना और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना। तरीका इनका क्या है कि हिंसक है। अब ये जो नौजवान हैं इनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे थे नहीं, क्योंकि अधिकतर तो बेरोजगार लोग होते हैं या नौकरी छोड़ चुके होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो फंड की भी कमी थी। कोई भी संगठन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा इनके पास तो था नहीं। अब इसके लिए नीति जो बनाई जाती है वो क्या है कि डकैती डालना, सरकारी खजाने को लूटना, ट्रेन को लूटना, तो ये नीतियां होती है। अब एक तो तरीका होता है उनका हिंसात्मक, दूसरा है कि वो पंपलेट बांटते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, जागृत करते हैं, गांधीवादी या कांग्रेस की नीतियों का वो मखौल उड़ाते हैं, उनके नीतियों के खोखलापन को लोगों के बीच लेकर जाते हैं। अब इनकी जो पहली कार्रवाई जो हुई वो काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी ट्रेन लूट कांड के नाम से जाना जाता है। घटना क्या हुई? 9 अगस्त 1925 की बात है। सहारनपुर से लखनऊ की एक ट्रेन चलती है, 8 डाउन, सहारनपुर लखनऊ ट्रेन, डाउन ट्रेन की बात हो रही है। तो ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर को जा रही थी, बीच रास्ते में एक जगह पड़ती है काकोरी, वहाँ पे इस एचआरए के सदस्य जो हैं वो ट्रेन में घुस जाते हैं और बहुत बड़ी लूट करते हैं, सरकारी संपत्ति को लूट लेते हैं। जब ये घटना घटती है उसके बाद जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी सरकार जो होगी वो धरपकड़ शुरू करती है। इस धरपकड़ में 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसमें, और उनके ऊपर काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया जाता है। उस मुकदमे के बाद 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
और बाकी को कुछ को काला पानी, कुछ को 5 साल, किसी को 10 साल की सजा दी जाती है। जो 4 जिनको फांसी की सजा सुनाई गई उनके बारे में जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। वो कौन होते हैं? तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला। इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला को शाहजहांगढ़ी भी कहा जाता है। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इन तीनों का जन्म यूपी के शाहजहांपुर जिले में हुआ था, तो इसलिए इन्हें शाहजहांगढ़ी कहा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? तो ये एक आर्य समाजी नेता थे। पहले भी इन पर एक मैनपुरी डकैती कांड के अभियुक्त भी थे। एक बहुत बड़े शायर थे। उसके बाद लेखक, कवि, इतिहासकार थे। 11 किताबें इन्होंने लिखी थी और उससे जो रॉयल्टी मिलता था वो इस संगठन को वो दे देते थे। तो इस तरीके से वो एक संगठन को चला रहे थे। ये बाबा परमानंद से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उसके बाद गेंदालाल दीक्षित का भी इन पर प्रभाव था। इनको फांसी दी जाती है गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को। 19 दिसंबर 1927 को 3 लोगों को फांसी दी गई थी। वो 3 कौन कौन थे? तो यही राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला। और जो चौथे जो होते हैं राजेंद्र लाहिड़ी, उनकी फांसी होती है 17 दिसंबर को, 2 दिन पहले होती है। दूसरे व्यक्ति जो ठाकुर रोशन सिंह होते हैं, ये बहुत अच्छे निशानेबाज होते हैं और इन्हें भी फांसी की सजा दी जाती है। उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी, इनका जन्म पाबना बंगाल में होता है। BHU में जब ये पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, तो वहाँ इनकी मुलाकात सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ होती है और फिर ये क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर HRA में शामिल हो जाते हैं। इन्हें भी काकोरी षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी जाती है। अंग्रेज इससे इतना ज़्यादा डरते हैं कि इन्हें 2 दिन पहले ही फांसी सुना देते हैं, अर्थात 17 दिसंबर 1927 को। और इनकी फांसी होती है गोंडा जेल में। ठाकुर रोशन सिंह की फांसी जो होती है वो होती है नैनी जेल, इलाहाबाद के पास में जो पड़ता है। चौथे अभियुक्त जो है वो है अशफाकुल्ला और इन्हें राम प्रसाद बिस्मिल का दाहिना हाथ भी कहा जाता है। इनकी फांसी फैजाबाद के जेल में हुई थी। और ये जब काकोरी कांड हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा धरपकड़ होती है, HRA को बैन कर दिया जाता है। वैसी स्थिति में इस पार्टी की गतिविधियों को चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। जो लोग बचते हैं वो वहाँ से भागते हैं और इस पार्टी को जब बैन किया गया तो उसी में से एक सदस्य होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से एक नई संस्था बनाई। इसी संस्था को में सिर्फ एक सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया और इसके जो सदस्य थे, सेम सदस्य जो बचे हुए थे वही थे। कुछ नए सदस्य भी जुड़ते हैं, जैसे कि यशपाल जुड़ते हैं, जयपाल जुड़ते हैं, शिव वर्मा जुड़ते हैं, भगवती चरण वर्मा जुड़ते हैं। एक और संगठन बनता है, वो बनता है पंजाब में, पंजाब के लाहौर में स्थापित किया जाता है नौजवान सभा के नाम से और इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति होते हैं भगत सिंह। और इसकी स्थापना में छबीला दास और यशपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नौजवान सभा क्या करती है? तो ये स्टूडेंट और युवा वर्ग के बीच में जाकर उन्हें त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना बतलाती है। छात्रों के बीच में जाकर भाषण देती है, क्रांतिकारी भाषण ये देते हैं। क्रांतिकारी जैसे कि लेनिन के विचारों से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो उनके विचारों को ये स्टूडेंट तक लेके जाते हैं, नौजवानों के बीच में लेकर जाते हैं और बतलाते हैं। इसके लिए कुछ कार्यक्रम भी करते हैं, जैसे कि ये लाहौर छात्र संघ में तो हिस्सा लेते ही हैं, जाकर वहाँ पे भाषण वगैरह देते हैं। मित्रता दिवस मनाते हैं रूस के सहयोग के नाम पे, और काकोरी दिवस, काकोरी कांड जो हुआ था उसके
महिमा मंडल के लिए इन्होंने काकोरी दिवस के रूप में मनाया था। अब आते हैं इस संगठन के द्वारा की गई गतिविधियों से। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्रवाई है वो है सैंडर्स हत्याकांड। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारत के संवैधानिक विकास के लिए और भारत में एक उत्तरदायी शासन के प्रगति और उसके विकास का मुआयना करने के लिए कितनी प्रगति हुई है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक कमीशन गठित किया गया था, और वो कमीशन था साइमन कमीशन। उस कमीशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि उसके जितने भी सदस्य थे, 7 सदस्य अंग्रेज थे, उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया था। इसी बात का विरोध भारतीय करते हैं, और ये कमीशन जब भारत में आती है तो देश के अलग अलग हिस्सों में घूमता है। तो इस कमीशन का विरोध पूरे भारतवर्ष में होता है। जहां भी ये जाते हैं वहां काले झंडे दिखलाए जाते हैं। उसके बाद धरना, जुलूस, प्रदर्शन, इस तरीके की गतिविधियां होती है, पुतला दहन किया जाता है। तो एक पूरा आंदोलन का एक माहौल चल रहा होता है। उसी क्रम में साइमन कमीशन पहुंचती है लाहौर, और लाहौर में नौजवान सभा इसका विरोध करती है, और इस विरोध का नेतृत्व करते हैं गरम दल के महत्वपूर्ण नेता, उग्रवादी विचारों के एक प्रभावशाली नेता लाला लाजपत राय। अब क्या होता है कि घटना है 30 अक्टूबर 1927 को। लाहौर के एसपी थे जेम्स ए स्कॉट। उन्होंने क्या किया कि जब विरोध इतना ज्यादा बढ़ता है तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वो लाठी चार्ज का आदेश जारी करते हैं। अब उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगती है और वो घायल हो जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो क्रांतिकारियों में एक शोक की भावना जागृत होती है, क्योंकि लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी थी, अरबिंदो घोष संन्यास ले चुके थे, बिपिन चंद्र पाल राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो चुके थे। तो उग्रवादी विचारों से जो प्रभावित नेता थे, उसकी एकमात्र कड़ी लाला लाजपत राय बचे हुए थे, और उनकी भी जब मृत्यु हो जाती है तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य इसकी बदला लेने की योजना बनाते हैं, और उनका मानना होता है कि वो योजना बनाते हैं कि 1 महीने के अंदर जो है एसपी की हत्या कर देनी है, जिस एसपी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, अर्थात स्कॉट का। इसके लिए कुछ सदस्यों को चुना जाता है। जब सदस्यों को चुना जाता है तो उसमें भगत सिंह और राजगुरु ये दोनों सामने आते हैं, और वो उस पर हत्या का प्रयास के लिए वो खुद आगे आते हैं। तय डेट अर्थात 17 अक्टूबर को ये पहुंचते हैं। एसपी ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। एक व्यक्ति वहां से मीटिंग से बाहर जब निकल कर आता है, जो पहला व्यक्ति, तो उसके बाद भगत सिंह और राजगुरु दोनों मिलकर उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, और इतनी गोलियां चलाते हैं जब तक वो गिर नहीं जाता। इस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति स्कॉट नहीं है, बल्कि लाहौर का पुलिस उप अधीक्षक ASP सैंडर्स है। उसकी हत्या हो जाती है। जब हत्या होने के बाद पूरे लाहौर को किलेबंदी कर दिया जाता है, मोर्चेबंदी कर दिया जाता है, बैरिकेटिंग कर दिया जाता है, और ऐसा इस तरीके से लाहौर को एक किले में तब्दील किया जाता है, बैरिकेटिंग किया जाता है, कि वहां से इन दोनों का भाग कर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण जो नेता है भगवती चरण बोहरा, वो उस समय कलकत्ता में होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी लाहौर में होती हैं, जिनका नाम दुर्गावती होता है। दुर्गावती भगत सिंह और राजगुरु को सहयोग करती हैं। भगत सिंह को वो अपना पति बतलाती है और राजगुरु को नौकर, और इस तरीके से भेष बदलकर इनको भगा देती है।
जब ये भगा देती हैं तो वो तो निकल जाते हैं भागकर। उसके बाद अगली जो घटना घटती है वो है सेंट्रल असेंबली बम कांड। दिल्ली में घटित होता है। सेंट्रल असेंबली मतलब केंद्रीय विधान मंडल। उस समय दोस्तों क्या था कि इतनी सारी हिंसक घटनाएं हो रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी कि अंग्रेजी शासन परेशान हो चुकी थी। एक तो जो इन संगठनों से जुड़ी हुई जो गतिविधियां थी वो, दूसरी जो थी वो ट्रेड यूनियन या कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित जो अलग अलग मजदूर संगठन थे उनसे भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके द्वारा भी आए दिन हड़ताल और इस तरीके की चीज़ें आयोजित की जा रही थी। इन्हीं पर रोक लगाने के लिए दो बिल लाया जाता है, दो कानून लाए जाते हैं। एक होता है पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड यूनियन बिल। अगर ये बिल अगर आ जाते तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां, हड़ताल, इन सब चीज़ों पे पूरी तरीके से बैन लग जाता। जब ये चीज़ें जब आम लोगों में आती है, इस संगठन तक भी पहुंचती है HSRA, तो वो इसके विरोध का निर्णय लेती है। उनका कहना होता है कि इस बिल को वो किसी तरीके से लेकर नहीं आने देंगे। इसके लिए क्या किया जाता है कि फिर से भगत सिंह आगे आते हैं, साथ में बटुकेश्वर दत्त, और वो प्लानिंग होती है कि सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा जाएगा, किसी को मारा नहीं जाएगा। ठीक ऐसा ही होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों पहुंचते हैं और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली की खाली कुर्सियों के ऊपर बम फेंका जाता है। और बम फेंकने के बाद वो भागते भी नहीं है, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और पर्चे बांटते हैं और अंततः अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। उनका ये मानना होता है कि अगर उनको फांसी भी दे दिया जाएगा तो इससे प्रभावित होकर और भी क्रांतिकारी आगे आएंगे, जन्म लेंगे और इससे भारत को आज़ाद करवाना आसान हो जाएगा। अब आते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। ये क्या है? तो इसके तहत, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इनकी फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। हुआ क्या था कि जब सेंट्रल असेंबली में इन्होंने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब अपनी गिरफ्तारी दी, साथ में कुछ और भी क्रांतिकारियों को जब पकड़ा जाता है तो उनको बम फेंकने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता, बल्कि उनके ऊपर सैंडर्स की हत्या करने का मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के तहत चलाया जाता है। और इस केस के तहत इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसका डिसीजन 7 अक्टूबर 1930 को आता है। फांसी की जो डेट तय की जाती है वो 24 मार्च 1931 तय किया जाता है, लेकिन इनकी फांसी एक दिन पहले ही दे दी जाती है, 23 मार्च 1931 को। इस जेल में जब ये होते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो इनकी मुलाकात होती है जतिन दास से। और जतिन दास जेल में जो सुविधाएं कैदियों को नहीं मिल रही थी उसके विरोध में एक भूख हड़ताल करते हैं और लगातार 64 दिनों तक भूख हड़ताल करते हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे जब इनकी फांसी दी जाती है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को, तो इन्हें एक दिन, नियत जो डेट था उससे एक दिन पहले ही फांसी दे दिया जाता है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जब इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है तो भगत सिंह और अन्य लोग इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, चर्चित हो चुके थे कि एक बहुत बड़ी आम लोग जो है सो लाहौर पहुंच रहे थे। और अंग्रेजी शासन को, सत्ता को ये लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा अगर होगी लाहौर में तो फांसी देना उन्हें मुश्किल हो जाएगा। वो उन कैदियों को छुड़ा कर लेकर जा भी सकते हैं। तो इसी आशंका में वो क्या करते हैं कि एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे देते हैं।
सतलज नदी के किनारे लाहौर में उनकी फांसी होती है और उनके शव को जलाया जाता है। और शव भी जब जलने लगती है तब भीड़ इकट्ठी होने लगती है। तो इससे बचने के लिए अंततः अधजले शव को सतलज नदी में फेंक दिया जाता है। तो इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर की जाती थी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय कुछ और भी घटनाएं हुई, जैसे भगत सिंह और अन्य लोगों को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य होते हैं उनका ये मानना होता है कि ये सारी चीजें उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन की वजह से हो रहा है। तो लॉर्ड इरविन को ही मारने की योजना बनाई जाती है और योजना बनाने वाले होते हैं भगवती चरण बोहरा और यशपाल। वही भगवती चरण वर्मा जिनकी पत्नी दुर्गावती भगत सिंह और राजगुरु को भगाती हैं। तो योजना क्या बनती है? योजना घटना 1930 की है। निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली में वायसराय को कहीं जाना होता है ट्रेन से, तो योजना बनती है कि उनके ट्रेन के ऊपर में बमबारी करके उन्हें मार दिया जाएगा। होता भी ऐसा ही है, लेकिन संयोगवश वायसराय की जो ट्रेन की बोगी थी वो आगे निकल जाती है और बाकी पीछे की बोगियों पर बम से हमला होता है। बहुत ज़्यादा बम फेंके जाते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग मरते भी हैं, लेकिन वायसराय इरविन बच जाते हैं। इस घटना की आलोचना महात्मा गांधी करते हैं अपने अखबार यंग इंडिया में। शीर्षक देते हैं उसका ब्लास्ट ऑफ द बॉम्ब। तो ब्लास्ट ऑफ द बॉम्ब में वो क्रांतिकारियों के इन गतिविधियों की बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब महात्मा गांधी जब ये कदम उठाते हैं, क्रांतिकारियों की आलोचना करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो क्रांतिकारी, उनका भी तो लड़ने का तरीका था। उद्देश्य तो उनको भी भारत को आज़ाद ही करवाना था, लेकिन उनके तरीके अलग थे। लेकिन तरीका उनका गलत तो नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें आलोचना करने की बात कौन सी हुई? ये चीज़ें क्रांतिकारियों को हजम नहीं होती है और चंद्रशेखर आज़ाद बोहरा को और यशपाल को ये काम सौंपते हैं कि वो गांधी जी के बातों का वो भी अखबार में लेख के द्वारा उसको काटें, उनकी बातों को। तो बोहरा और यशपाल फिलोसफी ऑफ बम नाम से शीर्षक से एक लेख छापते हैं और गांधी जी के सारी बातों का, सारी आलोचनाओं का वो जवाब देते हैं बिंदुवार तरीके से। तो ये था हम उस समय के गांधी जी या अन्य जो नेता थे उनका ये एक तरीके से कह लें कि तरीका था, जो कि आप सही नहीं कह सकते हैं। आपका एक तरीका अहिंसा का हो सकता है, लेकिन अन्य किसी के बलिदान को, त्याग को आप कम नहीं कर सकते हैं। आप अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे क्रूर शासन की आलोचना तो आप नहीं कर रहे हैं, उसमें तो आप लेख नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अपने लोगों पर आप आलोचना करते हैं। चौरी चौरा की एक घटना होती है तो आप पूरे आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं क्रांतिकारियों के द्वारा। अब आते हैं हम चंद्रशेखर आज़ाद पे। तो चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद यूपी में इनका भी जन्म होता है, यूपी से बिलोंग करते हैं और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि शरीर से काफ़ी बलिष्ठ और मजबूत होते हैं और ये सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते हैं, सूत्रधार होते हैं, लेकिन ये कभी भी अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आते हैं। अधिकतर ये जंगलों में रहा करते हैं ताकि अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाए और पुलिस भी इन पर दबिश डालने से डरती है, क्योंकि इतने शक्तिशाली थे कि वो 4-5 लोगों को तो ऐसे ही निपटा सकते थे। कुछ घटनाओं में इनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ पहले भी हो चुकी होती है, लेकिन कभी भी ये पकड़ में नहीं आते हैं, पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं। तो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो इनका प्रयास होता है कि वो इनको जेल से किसी तरीके से भगा लें। इसके लिए वो प्रयास करते हैं, रूस से वो संबंध स्थापित करते हैं।
रूस में कम्युनिस्ट शासन था और ये कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित पार्टी थी, तो वहां से इन्हें आश्वासन मिला था कि किसी भी तरीके से ये भागकर रूस आ जाएं, लेकिन उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तो इनका प्रयास ये होता है कि ये कांग्रेस की नेताओं से मिलकर मदद मांगे, या सरकार या कांग्रेस के जो नेता हैं वो सरकार के सामने ये डिमांड रखे कि इनकी फांसी को माफ कर दिया जाए। क्योंकि उस समय का जो माहौल चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने वाला था। महात्मा गांधी जो है सो फिर से सक्रिय हो चुके थे राजनीति में। एक गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, गोलमेज सम्मेलन की बात हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से अंग्रेजी सत्ता जो है सो झुकती भी है। उसके पहले गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगे रखते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो आजाद को ये लगता है कि अगर कांग्रेस की नेता अगर मांग रखे और उस पर अगर एक आंदोलन चलाए तो इनकी फांसी की सजा टल सकती है। तो इसके लिए वो कोशिश करते हैं मिलने के लिए। सबसे पहले वो कानपुर में एक अन्य क्रांतिकारी व्यक्ति होते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, जेल में होते हैं, उनसे जाकर मिलते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी वो बोलते हैं कि कांग्रेस के नेता इसमें मदद नहीं करेंगे। अंततः होता भी ऐसा ही है। ये चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के आनंद भवन पहुंचते हैं, जहां पर कि कई कांग्रेसी नेता पहुंचे हुए होते हैं। वहां पे एक मीटिंग चल रही होती है, उस मीटिंग में ये जाते हैं और उनसे सहयोग की मांग करते हैं, परंतु इनको सहयोग नहीं प्राप्त होता है। बदले में इन्हें इंतजार करने के लिए कहा जाता है कि अल्फ्रेड पार्क में आप इंतजार करिए। और जब वहां इंतजार कर रहे होते हैं चंद्रशेखर आजाद, तो पुलिस उनको घेर लेती है। उनके बारे में गुप्त सूचना किसी ने दी होती है कि जिस व्यक्ति का आपको इंतजार है वो व्यक्ति वहां पे है। पुलिस से ये घिर जाते हैं। जब मुठभेड़ होती है, जब एक गोली इनके पास बचती है तो वो गोली खुद को मार लेते हैं और अपने आप को शहीद कर लेते हैं। और वो घटना थी 27 फरवरी 1931, अर्थात 23 मार्च को फांसी हुई है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। उनके फांसी के लगभग 1 महीना पहले ही। तो दोस्तों, ऐसा संदेह किया जाता है या पुलिस की फाइल में जो दर्ज है कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में किसी ने गुप्त सूचना दी थी, उसी सूचना के आधार पे वो मुठभेड़ हुआ था। और ऐसा संदेह व्यक्त किया जाता है कि ये सूचना कांग्रेसी नेताओं के द्वारा दी गई थी, क्योंकि वहां पे आनंद भवन में चंद्रशेखर आजाद मिलने के लिए गए हुए थे, परंतु उन्हें जो है उस बात का, जिस बात की वो डिमांड रखते हैं वो पूरी नहीं होती है और बदले में ये मुठभेड़ वाली घटना हो जाती है। तो दोस्तों, कांग्रेस के जो या महात्मा गांधी की नीतियों को कह ले या उनके कुछ कदमों को कह ले, जवाहरलाल नेहरू की कदम को कह ले, तो इनके ये भी क्या है कि भगवान नहीं है। उनकी जो कुछ चीज उन्होंने ऐसे किए हैं जिन पे भी काफी उंगलियां उठती हैं। और अगर इतिहास में रिसर्च किया जाए तो काफी ऐसी चीजें आ सकती हैं जो कि काफी अप्रिय हों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स तक, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आगे की वीडियो में।